सभी विद्यार्थियों के हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर सभी वीडियो प्राप्त होती रहें। आपने बहादुर पाठ पढ़ा, उस बहादुर पाठ में आपने क्या सीखा उसका मूल सार यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने क्या सीखा। कोई भी निर्णय भावों के आवेग में या दूसरों के कहने पर नहीं बल्कि खूब सोच विचार कर करना चाहिए। ईमानदार और मेहनती लोगों को स्नेह देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जो ईमानदार होते हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हें आदर देना चाहिए, आदर से रखना चाहिए। निम्न वर्ग की मजबूरियां और मध्य वर्ग की मानसिकता को मासूम बहादुर ही नहीं झेलता बल्कि देश के न जाने कितने बहादुर यही मानसिक परेशानी उठाते हैं कि जो निम्न वर्ग है उनकी मजबूरियां और मध्य वर्ग जो होते हैं उनकी क्या मानसिकता है, जैसा कि इस पाठ में बताया गया है। इस तरह की परेशानियों को यहाँ पर कितने बहादुर में जो वो बच्चे जो किसी के यहाँ मजदूरी करते हैं उनके लिए यहाँ पे ये शब्द आया है। बहादुर तो यहाँ पे एक नौकर है, लेकिन कितने बहादुर यानी बहादुर जैसे और भी बच्चे हैं जो इस तरह की परेशानियों को सामना करते हैं। मासूम नौकरों से आवश्यकता से अधिक काम लेकर भी उन पर झूठे आरोप लगाना, अत्याचार करना अपराध है। बहादुर जैसे लड़कों के साथ समानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, उनसे भावात्मक संबंध स्थापित करना चाहिए, उनसे प्रेम से रहना चाहिए, स्नेह से रहना चाहिए। कहानी की भाषा बोलचाल की भाषा है। संवाद और भाषा पात्रों के व्यक्तित्व की विशेषताओं के अनुकूल है। मुहावरे और तत्सम तद्भव देशज और उर्दू के प्रचलित शब्दों का आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया गया है। आप मुहावरे और तत्सम तद्भव देशज इन सभी शब्दों के बारे में आप हमारे प्ले लिस्ट में दी हुई वीडियो से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब है पाठ दोहा। दोहा से आपने क्या सीखा, ये पाठ आपने अच्छे से पढ़ा। पढ़ने के बाद में हमने जो सीखा वह है कि मनुष्य की पहचान उसके कुल, वर्ण और जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म और व्यवहार से होती है। हमें अपनी आलोचना से घबराना नहीं चाहिए। आलोचना मतलब कोई हमारी निंदा कर रहा है या बुराई कर रहा है तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए और न ही उसका बुरा मानना चाहिए, बल्कि उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमें ज्ञान के साथ साथ अपने व्यवहार और चरित्र को भी श्रेष्ठ बनाना चाहिए। व्यवहार की कसौटी पर खरा उतरकर ही ज्ञान उपयोगी होता है। धन आवश्यकता के अनुसार ही अच्छा होता है। धन की अधिकता होने पर व्यसन यानी बुराइयां, बुरी आदतें पालने की अपेक्षा हमें उस धन का दान कर देना बेहतर होता है। ज्ञान की बातें करना वहीं अच्छा होता है जहां उनको सुनने और समझने वाले हों। जहां सुनने और समझने वाले ही नहीं हों तो वहां हमें मौन साध लेना चाहिए, चुप रहना चाहिए। प्रेम और शत्रुता के भाव छिपाए नहीं छिपते हैं, वो प्रकट ही हो जाते हैं। निरंतर अभ्यास से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है और वह ज्ञानी बन जाता है। दोहा था करत करत अभ्यास के। ठीक है, आगे है कि आँखों से मनुष्य के मन के भावों का पता चल जाता है। ये सभी दोहे पढ़े थे आपने, तो दोहे की विशेषता क्या होती है कि दोहा छंद में 13, पहले चरण में 13, फिर उसके बाद में 11, तीसरे चरण में 13 और चौथे चरण में 11 मात्राओं की यति के साथ 4 चरण होते हैं तथा दूसरे और चौथे चरण के तुक समान होते हैं। तुक लगी हुई होती है दूसरे और चौथे चरण में। कबीर, रहीम और वीरेंद्र ने दोहों में आसान शब्दों में और उदाहरणों के माध्यम से नीति और सामाजिक व्यवहार की गूढ़ बातें बताई हैं। जो आपके 8 दोहे हैं, 8 दोहों को आप अच्छे से पढ़ें और समझें और जो उनमें व्यवहार की बातें बताई गई हैं उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। संस्कृत के शब्दों के यथावत रूप को तत्सम शब्द कहते हैं और ध्वनि के अनुसार फिर बदले हुए रूप तद्भव शब्द कहे जाते हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। तो ये तत्सम और तद्भव इन सभी शब्दों के बारे में आप हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। हिंदी की अनेक उपभाषाएं हैं,
उदाहरणों यानी दृष्टांतों और अलंकारों से भाषा और अभिव्यक्ति का सौंदर्य बढ़ जाता है, कि जहाँ पे अधिक से अधिक दृष्टांत दिए हुए और अलंकारों का प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पे भाषा और भी अच्छी लगने लगती है। पाठ आह्वान जो आपकी कविता है, इस कविता पढ़ने के बाद में आपने जो सीखा उसमें कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रमी और कर्मशील होते हैं, इसलिए व्यर्थ बैठकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उद्यम अर्थात प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है, उसे बैठे ठाले प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इन सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने भी विकास किया है वे परिश्रमी और संघर्षशील थे, अतः उनसे प्रेरणा लेकर कार्य करना चाहिए। असफलता के लिए भाग्य को दोषी नहीं मानना चाहिए। जिस प्रकार तेल के बिना दीपक नहीं जल सकता, यहाँ ध्यान दें कि जिस प्रकार तेल के बिना दीपक नहीं जल सकता, सांचे के बिना मूर्ति नहीं बन सकती, वैसे ही कर्म और योजना के बिना जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। भारत अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ पर अनेक धर्मों, संप्रदायों और जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन इनकी अनेकता देश की एकता में बाधक नहीं है। सभी लोग देश के लिए एक होकर उसका विकास कर सकते हैं, ये इस कविता में समझाया गया है। भारत भारती जो मैथिली शरण गुप्त की एक काव्य रचना है, जिससे देशवासियों को अंधकार और निराशा से जूझने की प्रेरणा मिलती है। यह काव्य आप जरूर पढ़ें, भारत भारती। इस काव्यांश की भाषा ओजपूर्ण एवं उद्बोधन परक है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का एक रूप वर्णन किया जाता है, जो इस पाठ में समझाया गया है। और अलंकारों में भी आपको रूपक अलंकार पढ़ाए गए थे, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि उपमेय और उपमान का एक रूप वर्णन किया जाता है। आपने आज़ादी कविता पढ़ी। आज़ादी कविता पढ़ने के बाद में आपने जो सीखा वह है कि आज़ादी शीर्षक कविता मूल रूप से मलयालम में लिखी गई है। प्रश्न बन सकता है कि आज़ादी कविता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, तो मलयालम। इसके कवि बालचंद्रन चुल्लिकाड हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक पाठ के कवि और लेखक सभी के बारे में मैंने बताया हुआ है, वहाँ से आप पाठों के लेखक और कवि याद कर लें। इसका हिंदी अनुवाद असद जैदी ने किया है। आज़ादी केवल राजनीतिक नहीं होती, इसके अनेक संदर्भ और अर्थ हैं। आज़ादी को बनाए रखने के लिए कर्तव्य अर्थात अथवा कर्म के महत्व को भी जानना होगा। काम धाम से छुटकारा पाना आज़ादी का लक्ष्य नहीं है। दर्जी के जवाब में उसके लंबे अनुभव और व्यापक चिंतन क्षमता का परिचय मिलता है। दर्जी और शागिर्द के बहाने आज़ादी के सही मायने बताए गए हैं। पूरी कविता में दर्जी और शागिर्द के बीच में बातें होती हैं। शागिर्द के मन में कुछ बातें होती हैं जिनका जवाब दर्जी देता है। तो इस तरह से कर्म के महत्व के बारे में इस कविता में बताया गया है। कविता की भाषा सरल और सहज है। अनुवाद मूल रचना का स्वाद प्रदान करती है, अर्थात जो अनुवाद किया गया है असद जैदी ने, वो मूल रचना का भाव हमें स्पष्ट करता है। चंद्रगहना से लौटती बेर पाठ यानी कविता को आपने पढ़ा। चंद्रगहना एक स्थान का नाम है। इस पाठ में आपने सीखा कि ग्रामीण परिवेश से जुड़े प्रकृति चित्रण को कवि ने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो प्रकृति है उस प्रकृति का यहाँ सुंदर वर्णन किया गया है। कैसे किया गया है, अब कविता पढ़ें कि तो जानेंगे कि चने के खेत की मेंढ पर बैठे कवि ने, जो खेत है, खेत की जो मेंढ होती है चारों तरफ से, उस पर कवि बैठा हुआ है। तो चने का खेत है। चने के खेत में मेंढ पर बैठे कवि ने हरे चने के गुलाबी फूल को खिले हुए होने के कारण, चना है उसका गुलाबी जो फूल है वो खिला हुआ है, तो उसको मुरेठा बांधे, उसको किसकी संज्ञा दी गई है, मुरेठा बांधे यानी पगड़ी बांधे हुए
और वहीं पे सरसों का खेत है, तो पीली सरसों, उसके पीले पीले फूल खिले हुए हैं, तो पीली सरसों के फूल खिले होने के कारण उसके हाथ पीले होने, और विवाह मंडप आदि का सुंदर रूप से चित्रित किया गया है। उसी खेत के बीचों चने के बीच में अलसी का पौधा एक उगा हुआ है। अलसी को दुबली पतली लड़की और हठीली बताया है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि दुबली पतली लड़की और हठीली किसको बताया गया है? तो अलसी को, क्योंकि वह बीज खेत में होती है, उसके नीले फूल होते हैं, इसलिए नील फूले फूल को शीश पर चढ़ाकर, कवि ने कहा है। तो नीले फूले फूल को शीश चढ़ाकर किसके लिए आया है? अलसी के लिए आया है। प्रकृति माँ के रूप में अपने आंचल की छाया प्रदान कर रही है। इस प्रकार ग्रामीण स्थान पर प्रेम ही प्रेम दृष्टिगोचर हो रहा है कि ग्रामीण स्थान पर चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है। फागुन फाग गा रहा है, यानी कि फागुन का महीना है, होली पर गाए जाने वाला गीत फाग। तो फागुन जो है वो फाग गा रहा है, सरसों सयानी हो गई है और चना मुरेठा बांधे खड़ा है। इन सब में मानवीकरण अलंकार है। गांव के तालाब का भी सुंदर चित्रण किया गया है। कई वर्षों के प्यासे पानी पीते पत्थर, नीले तल का पोखर, उसमें लहराती हुई घास, मछली, बगुला सभी प्रतीक रूप में प्रयुक्त होकर कविता का नया अर्थ देते हैं कि इन सभी को किसी न किसी रूप में प्रस्तुत किया गया है, प्रतीक के रूप में, जो आप कविता में पढ़ चुके हैं कि सफ़ेद बुगले को क्या कहा गया? ढोंगी बताकर। उसके माध्यम से सफ़ेदपोश व्यक्तियों के ऊपर कटाक्ष किया गया है। वह कैसे अपना शिकार पकड़ता है बतलाया गया है। मछली को आम आदमी का प्रतीक बताया गया है कि जिसे हर कोई अपना शिकार बनाना चाहता है। अखबार की दुनिया पाठ आपने पढ़ा, उसमें आपने सीखा कि अखबार के अंग होते हैं समाचार, संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, साक्षात्कार, कार्टून, विज्ञापन, पत्र, मौसम तथा बाजार भाव, ये सभी अखबार के अंग होते हैं। समाचार अखबार का मुख्य आकर्षक होते हैं। समाचार के विषय मुख्यतः होते हैं कि समाचार के कौन कौन से विषय होते हैं, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, व्यापार अथवा अर्थ जगत, व्यापार को अर्थ जगत कहते हैं, खेल जगत तथा विविध, ये सभी समाचार के मुख्य विषय होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा स्थानीय। विविध समाचारों के अंतर्गत साहित्य, संस्कृति के समाचार, विज्ञान के, पर्यावरण के, अपराध आदि से संबंधित समाचार होते हैं। समाचारों का चयन उनके महत्व और उपयोगिता के अनुसार किया जाता है। समाचार के अंग मुख्य रूप से होते हैं मेन हेडिंग यानी मुख्य शीर्षक, सब हेडिंग उपशीर्षक, समाचार स्रोत, इंट्रो, ब्यौरा, जैसा कि आप पाठ में पढ़ चुके हैं। समाचारों में किसी भी घटना से जुड़े सभी प्रमुख तथ्यों को प्रकट करने की कोशिश की जाती है। इसकी प्रस्तुति में संवाददाता को अपने विचार व्यक्त करने की छूट नहीं होती है। समाचारों अथवा घटनाक्रम पर संपादक के विचारों को संपादकीय कहते हैं। इसमें संपादक को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी छूट होती है। प्रश्न है कि संवाददाता को अपने विचार व्यक्त करने की छूट किस में नहीं होती है? समाचार में किसी घटना से जुड़े हुए तथ्यों को प्रस्तुत करने में। और संपादक को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी छूट किस में होती है? संपादकीय में होती है। अखबारों में प्रकाशित होने वाले फोटो भी एक प्रकार से समाचार का काम करते हैं। ये अपने आप में संपूर्ण समाचार भी होते हैं और समाचारों के पूरक भी होते हैं। आपने फ़ोटो के नीचे उसके फ़ोटो के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको बताएं, फ़ोटो के नीचे जो खबर लिखी हुई होती है उसे क्या कहते हैं? कैप्शन कहते हैं। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, ध्यान रखें।
फीचर बहुत सारी विधाओं का मिला जुला रूप होता है। इसकी मुख्य विशेषता है सूचना देना। अखबारों में प्राय दो प्रकार के लेख प्रकाशित किए जाते हैं। एक वे जो समाचारों पर आधारित होते हैं और दूसरे वे जो विविध विषयों पर केंद्रित होते हैं। समाचारों पर आधारित लेख प्राय संपादकीय पृष्ठ पर और विविध विषयों से जुड़े हुए लेख फीचर वाले पृष्ठों पर प्रकाशित किए जाते हैं। ये अखबार में पृष्ठ होते हैं जो संपादकीय के लिए अलग से पृष्ठ होता है और फीचर के लिए अलग से पृष्ठ होता है। तो वहाँ पे ये छपे हुए होते हैं, लिखे हुए होते हैं। किसी भी विषय पर यानी किसी विषय पर जानकारी लेने अथवा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके बारे में जानने के लिए की गई बातचीत को साक्षात्कार कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। किसी भी उत्पाद अथवा योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से सरल और रोचक भाषा में आकर्षक ढंग से प्रस्तुत की गई सूचनाओं को विज्ञापन कहते हैं। तो विज्ञापन किसे कहते हैं? यानी कि किसी भी प्रोडक्ट है, कोई उत्पाद है अथवा कोई किसी प्रकार की योजना है, उसकी जानकारी देने के लिए उद्देश्य से सरल और रोचक भाषा में आकर्षक ढंग से प्रस्तुत अगर उसको किया जाए, सूचना दी जाए, तो उसे विज्ञापन कहते हैं। आपने पाठ पढ़ा सार लेखन। तो सार लेखन में किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई विस्तृत बात को उसका मूल भाव सुरक्षित रखते हुए 1/3 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो सार है, सार लेखन हम लिख रहे हैं तो जो आपको गद्यांश दिया हुआ होगा उसको पहले ढंग से पढ़ना है। उसमें जो भाव बताया गया है, मूल भाव, उसको ध्यान में रखते हुए उसका 1/3 शब्दों में लिखना होगा। सार लेखन की उपयोगिता जीवन के कई क्षेत्रों में है। अखबारों में पृष्ठ पर उपलब्ध स्थान के अनुसार समाचार संपादक समाचारों का सार लेखन करता है। आकाशवाणी, दूरदर्शन में भी चूंकि समय की पाबंदी होती है इसलिए सार लेखन की ज़रूरत पड़ती है। लेखों, पुस्तकों का भी सार लेखन किया जाता है। कार्यालयों में पत्रों या फाइलों में सिमटे हुए पूरे पत्राचार का सार लेखन करना पड़ता है। ऐसे और भी कई क्षेत्र हो सकते हैं। सार लेखन के मुख्य चरण ये हैं। मूल सामग्री को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना होगा। मूल बिंदु का चयन करना होगा कि उसमें क्या बताया गया है। संबंधित बिंदुओं का भी चयन करना होगा कि आपको सार लेखन में संबंधित बिंदु कौन कौन से होंगे। मूल और संबंधित बिंदुओं का क्रम देना, मूल और संबंधित जो बिंदु आपने लिखे उनको क्रम देना होगा। अनावश्यक सामग्री को छोड़ना होगा और 1/3 आकार में सार लेखन लिखना है। सार लेखन में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कथाओं, अलंकारों, उदाहरणों आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई विशेष शैली नहीं अपनाई जाती है। सरल सहज भाषा में से लिखना होता है। सरकारी पत्रों का सार लेखन लिखते समय भी मोटे तौर पर सार लेखन के चरणों का पालन किया जाता है। अंतर केवल इतना है कि इनमें सबसे पहले क्रम संख्या, अधिकारी के पदनाम, संबंधित विभाग या मंत्रालय, पत्र संख्या तथा दिनांक का भी उल्लेख कर दिया जाता है ताकि समझ में आ जाए। आपने सुखी राजकुमार पाठ को पढ़ा जिसमें जब हम अपने से बाहर देखते हैं तो हमारे अनुभव हमें संवेदनशील बनाते हैं और समाज के हित में सक्रिय करते हैं। कि हम जब अपने महल के अंदर ही अंदर रहते हैं तो हमें समाज के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, उनके दुख दर्द के बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम अपने महल से, अपने शहर से बाहर देखते हैं, बाहर की जनता को देखते हैं, समाज के हित के बारे में सोचते हैं, तो उनके दुख दर्द को महसूस करके हमारे मन जो है वो संवेदनशील हो जाता है, जैसा कि राजकुमार का हुआ। गोरैया के व्यक्तित्व परिवर्तन से हमें पता लगता है कि अच्छे लोगों की संगत से व्यक्तित्व उदार और अधिक सामाजिक बनता है। समाज में धनी और निर्धन वर्ग की जीवन स्थितियों में बड़ी विषमता है। दोनों अलग अलग हैं, धनी और निर्धन वर्ग। धनी वर्ग प्राय आत्म केंद्रित होता है, अपने आप में ही खोया रहता है, अपने बारे में ही सोचता है, न वो समाज हित के बारे में नहीं सोच पाता है। कुछ लोगों तक धन, वैभव और अधिकार सीमित होने के कारण व्यापक मनुष्य समाज की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। इनके प्रति समानुभूति ही सच्ची मनुष्यता है। बाह्य सौंदर्य यानी रूप सौंदर्य से
आंतरिक सौंदर्य यानी कर्म सौंदर्य अधिक महत्वपूर्ण है, वही हमें श्रेष्ठ मनुष्य बनाता है। तो श्रेष्ठ मनुष्य हमें क्या बनाता है? कर्म सौंदर्य। कहानी में कथा वस्तु और पात्रों का चरित्र चित्रण वर्णन के द्वारा नहीं, बल्कि संवादों के जरिए किया गया है। बातचीत के माध्यम से समझाया गया है कि किसका क्या चरित्र है, कौन किस प्रकार का व्यवहार सोचता है, व्यवहार करता है। कहानी की भाषा में चित्रात्मकता, सांकेतिकता और मितव्ययिता के गुण हैं। बूढ़ी पृथ्वी का दुख आपने कविता पढ़ी। उसे पढ़ने के बाद में हमने सीखा कि पर्यावरण मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। पर्यावरण के असंतुलित होने से मानव जीवन पर अनेक रूपों में संकट आता है, जैसे पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों और हवा को नष्ट एवं प्रदूषित होने से बचाना मनुष्य का कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करके ही मानव सहित सभी प्राणियों की रक्षा की जा सकती है और पृथ्वी के सौंदर्य को बचाया जा सकता है। साहित्य में संवेदनशीलता तथा समानुभूति का बहुत महत्व है। इस कविता में पाठकों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाकर पर्यावरण रक्षा के प्रति जागरूक पैदा की गई है, यानी कि उनमें पर्यावरण रक्षा के प्रति जागरूकता पैदा की गई है। उपभोक्तावाद तथा व्यक्तिगत स्वार्थ मानव विरोधी भाव है। कविता में इनका विरोध करके बहुसंख्यक मानव की रक्षा की भावना मार्मिकता से व्यक्त की गई है। जो मानव नहीं है या जड़ है, उसे मनुष्य के रूप में दिखाना मानवीकरण है। इस कविता के उद्देश्य को पूरा करने में मानवीकरण की बहुत बड़ी भूमिका है और यही मानवीकरण अलंकार की भी परिभाषा है कि जो मानव नहीं है या जड़ है, उसे मनुष्य के रूप में दिखाना मानवीकरण होता है। कविता में उपयुक्त वाक्य विधान, प्रश्न शैली, दृश्यात्मकता एवं भावानुकूल भाषा प्रयोग किया गया है। आपने अंधेर नगरी जो पाठ पढ़ा, अंधेर नगरी पाठ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। अंधेर नगरी एक व्यंग नाटक है जिसमें शासन व्यवस्था की विसंगतियों का उद्घाटन किया गया है। अंधेर नगरी का आशय है ऐसी नगरी जहां तानाशाह की सत्ता है, न्याय का आडंबर होता हो और जनता का शोषण किया जाता है। ऐसी नगरी में गुणवान और गुणहीन लोगों में कोई भेद नहीं किया जाता है, वह अंधेर नगरी कहलाती है। इस नाटक में एक राजा की कहानी के माध्यम से अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर करारी चोट की गई है। नाटक में ये संदेश दिया गया है कि लोभ में पड़कर देश हित को नहीं भूलना चाहिए। व्यक्ति एवं देश हित के लिए स्वाभिमान तथा स्वाधीनता का बहुत महत्व है। इस नाटक के संवाद संक्षिप्त हैं और व्यंग्य को उभारने में पूरी तरह सफल हुए हैं। नाटक की भाषा तत्कालीन वातावरण को सजीव रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम हुई है। साथ ही इसकी भाषा में व्यंग्यात्मकता और नाटकीयता है। नाटक में लोक भाषा तथा स्थानीय शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जिससे नाटक में जीवंतता और प्रभावमयता आ गई है। इसकी भाषा खड़ी बोली है, लेकिन ब्रज भाषा का भी स्पष्ट प्रभाव है जो दिखता है। अंधेर नगरी रंगमंचीयता की दृष्टि से सफल नाटक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ आपने पढ़ा, उसमें सीखा है कि लेखक की यह सजीव कल्पना है कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पशुवत जीवन की निशानी है। यानी मनुष्य के जो नाखून हैं वो तो बढ़ते ही हैं। नाखूनों का बढ़ना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और उन्हें काटना मानवीय, सभ्य एवं संस्कारित होना है कि नाखूनों को काटते रहना चाहिए। अधिकाधिक और विकसित अस्त्र शस्त्रों का निर्माण मनुष्य का ऐसा आचरण है जिसके मूल में पाशविक वृत्ति है। पशुता को हराने के लिए स्वयं का बंधन आवश्यक है। इसलिए भारतीय परंपरा में इंडिपेंडेंस का पर्याय अधीनता न होकर स्वाधीनता
स्वतंत्रता या स्वराज्य है। संयम एवं दूसरों के दुख सुख के प्रति संवेदनशील होना ही मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाता है। कि संयम और दूसरों के दुख सुख के प्रति संवेदनशील होना, कि उनके दुख को दुख समझना, सुख के समय सुख समझना, उनके प्रति संवेदनशील होना ही मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाता है। महात्मा गांधी ने बाहरी सुख एवं सफलता को छोड़कर भीतरी सुख यानी प्रेम और शांति पर बल दिया था। विश्व शांति और मानव मात्र का कल्याण हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सफलता का अर्थ व्यक्तिगत उपलब्धि है, जबकि चरितार्थता का तात्पर्य ऐसी सार्थकता जो दूसरों की हित चिंता के लिए प्रेरित करती है। निबंध की भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता होते हुए भी एक सहजता है और वह पाठक से सीधा संवाद स्थापित करती है। आपने प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी शतरंज के खिलाड़ी पढ़ी। उसमें आपने सीखा कि कहानी में नवाब वाजिद अली शाह के समय में लखनऊ के वातावरण के माध्यम से पतनशील सामंती प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद ने यह कहानी लिखकर अपने समय की जनता और नेतृत्वशील वर्ग को आलस्य तथा विलास त्यागने और एकजुट होकर संघर्ष करने का संदेश दिया है। यह कहानी आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार की गुलामी से बचने का रास्ता दिखाती है। नवाबों की अकर्मण्यता यानी कर्म नहीं करना के कारण लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। प्रेमचंद की कहानियों में मुहावरों का भरपूर प्रयोग मिलता है। हिंदी भाषा के हिंदुस्तानी रूप का उपयोग किया गया है। आपने पाठ पढ़ा पत्र कैसे लिखें। उसमें सीखा कि अपने मन के भावों को दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। आजकल तकनीकी और समाचार क्रांति आ जाने के कारण कंप्यूटर, इंटरनेट द्वारा भी ई पत्र भेजे जाते हैं। मोबाइल फ़ोन द्वारा बातचीत तो की ही जा सकती है, साथ ही दुनिया के किसी भी कोने में बैठे दूसरे व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन पर लिखकर संदेश भी भेजे जा सकते हैं, जिसे SMS कहते हैं। इसके द्वारा आप होली, दीपावली की शुभकामना संदेश अपने दूर बैठे दोस्तों को भी भेज सकते हैं। पत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र व्यावसायिक पत्र, कार्यालय पत्र, आवेदन या प्रार्थना पत्र होते हैं, जबकि अनौपचारिक पत्रों में व्यक्तिगत पत्र जिन्हें कहते हैं में बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र और अन्य आते हैं। तो पत्र दो होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। प्रार्थना पत्र लिखते समय सभी बातें सम्मानपूर्वक लिखी जानी चाहिए। अंत में कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। औपचारिक पत्रों में विषय स्पष्ट रूप से लिखना आवश्यक होता है। अनौपचारिक पत्र अपनों को प्रेम भरे भावों से स्वाभाविक बातचीत की शैली में लिखे जाते हैं। संबोधन और अभिवादन में शिष्टाचार का पालन करना आवश्यक होता है। निबंध कैसे लिखें पाठ में आपने सीखा कि निबंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। वर्णनात्मक निबंधों में घटनाओं का क्रम, सूचनाएं तथा साधारण वर्णनात्मक बातें होती हैं। विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। ये निबंध किसी समस्या पर लिखे जाते हैं। इनमें तर्क दृष्टि रहती है। भावात्मक निबंधों में कल्पना की प्रधानता, भाव की तीव्रता तथा आत्मीयता होती है। निबंध के मुख्यतः 3 अंग होते हैं: भूमिका, विषय वस्तु तथा उपसंहार। निबंध लिखने से पूर्व विषय का चयन ध्यानपूर्वक करना चाहिए। निबंध का विषय सुनिश्चित करने के बाद विषय की रूपरेखा बिंदुओं और उपबिंदुओं सहित बनाना आवश्यक है।
निबंध में क्रमबद्धता होनी चाहिए। वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। निबंध लिखकर दोहराना आवश्यक है। इससे वर्तनी व व्याकरण की बहुत सी अशुद्धियाँ आप स्वयं ही दूर कर सकते हैं। इस तरह से आपने उन सभी पाठों के बारे में पढ़ा जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इन्हीं पाठों का अध्ययन करना है और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ बनाना है। धन्यवाद।